नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र। 2-3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात, दैट इंटरवीनिंग फेटफुल नाइट ऑफ डिसंबर 2nd and 3rd in Bhopal, the Union Carbide India Limited company, which was making pesticides at that time, a gas leak happened and more than 5 lakh people came into the impact of that gas leak. It was methyl isocyanate gas, highly toxic gas, and what happened after that is not hidden from anyone. A lot of people died, roughly over 2,500 people immediately died, and that's the government data. What happened after that is something that needs to be debated, that needs to be thought over कि क्या उस समय की सरकार ने, राज्य और केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया सही हुआ या गलत, इस पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल जो खबर अभी हमारे पास है वो ये कि भोपाल से चलकर अब पीतमपुर नाम की एक जगह पर जो इंदौर के पास है, वहाँ पर उन टॉक्सिक कंटेनर्स को जो वहाँ 40 साल से पड़े हुए थे भोपाल में उस फैक्ट्री परिसर में, उसे अब डिस्पोज किया जा रहा है। और इसको लेके वहाँ पर लोगों में भी काफ़ी रोष है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। किस तरह के रिस्क्स होते हैं, किस तरह के खतरे होते हैं इस तरह के केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करने में, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर एस.के. ढाका, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस, Delhi University, is joining us from Delhi. Professor Dhaka, thank you so much for joining Yes, One sir. India. Yeah, thank you very much. Thank Thank you, you. पंकज जी। आपका मैं सवाल सुन रहा हूँ और आपने ठीक कहा, करीब 40 वर्ष पहले ये दुर्घटना हुई थी जिसमें कई हजार लोग उससे इफेक्टेड हुए थे, लाखों की संख्या में। और जहाँ तक मेरे ख्याल है 3-4 हजार आदमियों की शायद ऑफिशियल एक एक जानकारी थी कि जिनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक कंपोनेंट है जो एयर के साथ में मिक्सअप होके ये फटाफट से जो है पूरे शहर में फैल गया था। और हवा का रुख, शायद मुझे अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट पता नहीं शायद वेस्ट की तरफ से या किस तरफ से ये जा रहा था। सो जो हवा की जो डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में हवा गई है और हवा के साथ में जो मिक्सअप टॉक्सिक एयर हुई है, उस पूरे एरिया में, उस पूरे वातावरण में वहां पे छा गया और उस एरिया में काफी लोगों की डेथ हुई है। और दूसरी तरफ लोग बच गए थे। ये एक सौभाग्य रहा था उनका कि उस तरफ की हवा नहीं थी। और क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक एयर है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, और इसका जो इफेक्ट है इमीडिएटली लंग्स के ऊपर और पूरा जो हमारा सांस नली है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हुआ, एंड उसके बाद एवरीथिंग वाज ब्लॉक जी। और बहुत खतरनाक एक सिचुएशन थी। तो उसी के तहत अभी जो डिब्रिस है, जो मेरा ख्याल है कि एमपी कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि इस डिब्रिस को जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत लंबे समय से उसको दबाया गया था, और आइसोलेटेड कंटेनर्स में उनको बंद करके उस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, अभी भी अगर उसमें लीकेज होती है किसी भी तरीके से तो बहुत चैलेंजिंग है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और उस जी। जगह पे डंप करना जहाँ पे काफी मोटी कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया होगा जिसके बाहर वो ना जा सके। अच्छा, तो जी जी। ऐसी स्थिति, क्या भोपाल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें पीतमपुर ले जाना पड़ा? क्या कोई खास व्यवस्था है वहां पर, या वो शहर से दूर होने की वजह से कुछ ऐसा उस जगह को चुना गया? पंकज जी, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जैसे रेडियो एक्टिव जो कभी कभी जो घटनाएं होती है, जैसे चेरनोबिल एक घटना हुई थी बहुत पहले, हालांकि ये रेडियो एक्टिव बिल्कुल। वाला नहीं था। और ऐसे ही टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में वहां पे भी हुआ और उन्होंने भी उस जगह पे, टोक्यो के पास में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, पूरे कई सौ किलोमीटर वाले एरिया को उन्होंने एकदम प्रोटेक्ट कर दिया था। सिमिलरली बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है और एयर के साथ में आते ही पूरे इस एयर को अगर आप सांस लेंगे वहां पे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और इस चीज को, इससे बचने के लिए उनको कंटेनर्स में, उसको इंटैक्ट फॉर्मेट में उसको रखा गया है, एंड दे आर हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसलिए उसको बाहर ले जाना बहुत जरूरी था, जहाँ की उसका लाइफ टाइम काफी ज्यादा होगा। जो मटेरियल है, उस मटेरियल को यहाँ से बाहर निकालना एक बहुत चैलेंजिंग है। और तभी आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट के टाइम में उसको बहुत ही एक कन्वॉय को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के
द्वारा उसको बाहर ले जाया गया ताकि लोग उसके संपर्क में ना आए। जी लोगों जी में डेफिनेटली एक जरूर कहीं ना कहीं जहन में उनके वो 40 वर्ष पुराना जो मंजर है वो घूम रहा होगा कि अगर इसके जी संपर्क में जी कोई आएंगे या उस इंडस्ट्री वाले एरिया में भी अगर जी। कुछ लोग काम करने वाले हैं तो वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे काम करें। बट जो जहां तक मेरी जानकारी है, इसको डंप करने के लिए उन्होंने काफी अच्छा प्रोटेक्शन एरिया तैयार किया है हम्म। जिसमें इसको डंप किया जाएगा और हम सुरक्षित रह पाएंगे। जी, सुरक्षा प्रोफेसर ढाका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जी चीज़ है और इसके लिए मुझे लगता है कोई भी देश या कोई भी राज्य पूरी तरह से तैयार नहीं रहता है। आपने चेरनोबिल की बात की, हम अगर 2011 के फुकुशिमा की बात करें, जापान में जब भूकंप जी आया जी था और बिल्कुल। उससे जो स्पिल ओवर हुआ था वहाँ के समुद्र में, उसकी डिबेट अभी तक चल रही है कि उसका जो रेडियो एक्टिव पानी वहाँ के समुद्र में गया, उसकी जो मछलियाँ हैं वहां उससे व्यवसाय पर असर पड़ा। फिर वहां के प्रेसिडेंट को, सो मच सो कि जापान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को वो मछली खाकर दिखानी पड़ी। इस तरह से होता है, लेकिन इसका कोई श्योर शॉट इलाज नहीं होता है। भारत जैसे देश के लिए जहां ये घटना 40 साल पहले होती है, उन्हें अब जाकर भी इसके सही निस्तारण के लिए, सही डिस्पोजल के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है हमारे पास। आपको लगता है कि ये एक तकनीकी चीज है जिसमें भारत को और काम करना चाहिए, या पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है? ये पंकज जी, मुझे लग रहा है कि हर देश ने अपना जो प्रोटेक्शन है इस टाइप की, जो आपने फुकुशिमा का जिक्र किया, और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की, जो भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे संस्थान बनते हैं उस जगह को बहुत ही ये प्रोटेक्टिव एरिया होता है और उनकी जो दीवारें होती हैं वो काफी मोटी होती हैं। उन दीवारों को इसलिए जा सकते हैं ताकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको क्रॉस करके एयर में ना चला जाए, और जाने के बाद उसका उसका जो लाइफ टाइम है काफी ज्यादा होता है, और उसको अगर वो एक बार फैल गया तो हमारे डीएनए तक को वो बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए जी। जापान में उस एरिया में काफी लोगों को मैं जानकारी बता दूं कि उन लोगों ने अपने जो छोटे बच्चे थे, यंग, उनको उस एरिया से बाहर निकाल दिया था कि ताकि भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर उसका गलत प्रभाव ना पड़े। तो जी 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 हमारे यहाँ पे जो आप, जैसा आप जानते हैं कि 40 वर्ष बहुत लंबा पीरियड है, इसको निस्तारण करने में बहुत लंबा समय लगा। ये जो है नहीं लगना चाहिए था, जी क्योंकि वो जो टॉक्सिक मटेरियल एक जगह पे वो डंप किया हुआ था, जी उसको इतने लंबे समय तक कोई भी घटना होने के चांस होते हैं अगर उसको सही समय पे और सही टेक्निक के द्वारा उसको निस्तारण अगर नहीं किया जाए। बट जी फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि वहां पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर काफी साइज का बनाया है जिसको वो लीक ना होने के पूरे चांस है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये एमपी हाई कोर्ट के डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए उसका निस्तारण अच्छे तरीके से हुआ है। एक चीज प्रोफेसर ढाका मैं जानना चाहूंगा, हालांकि ये विज्ञान के पेरिफेरी से थोड़ा अलग हटकर है, लोगों जी को कितनी जानकारी इसकी होनी चाहिए, या कितनी जानकारी, कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में? क्योंकि बहुत चीजें कभी कभार राजनीतिक वजहों से दब जाती हैं, कभी कभार हमारी अपनी सीमितताएं होती हैं, हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोगों का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए अवेयरनेस के तौर पर, और ये भी कि उसका जो विरोध हो रहा है या उसका जो समर्थन है उसमें किस तरह से मदद की जा सकती है? अब पंकज जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, क्योंकि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्री दुनिया में हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप की जो इंडस्ट्री है उनको सिटी से बहुत दूर रखा जाता है, जी क्योंकि किसी भी तरह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में हमें प्रॉपर समय मिल जाए, और वहां पे जो रेजिडेंशियल पार्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस टाइम जो भी रहा होगा वो डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि आपने इतना बड़ा टॉक्सिक इंडस्ट्री को बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर में रखा, जो जी प्रोटेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था। जी और हमारे लोगों को अब जानकारी ऑफ कोर्स पिछले 40 साल में काफी बदल गई है। एक इंटरनेट की दुनिया आज आपके सामने है जहां पे आपकी जानकारियों का भंडार है, और हमारे वैज्ञानिक भी और पॉलिटिशियंस भी डेफिनेटली इससे सहमत होंगे कि इस टाइप की कोई घटना भविष्य में ना हो। तो जी मैं यही बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि लोगों को भी विज्ञान के प्रति और इस टाइप की जो इंडस्ट्री है जो हमारे लिए मानव के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, उनको बिल्कुल भी किसी भी सिटी से एक सेफ डिस्टेंस के
बाहर ले जाके उनको लगाना चाहिए और जी उनके साथ पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि कोई भी खतरा अगर हो तो उस पे काबू किया जा सके। जी प्रोफेसर ढाका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि प्रोफेसर ढाका जो हैं फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इनसे जो हमें सीखने को और समझने को मिलता है वो ये है कि विज्ञान और खासकर गैस जो ये होते हैं रासायनिक गैस, इनसे जिंदगी जीवन को भी खतरा होता है। प्रोफेसर साहब, जाते जाते मिथाइल आइसोसाइनेट की तो हमने बात की, साथ ही साथ जी। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की भी चर्चा कर लें, क्योंकि अक्सर अभी भी खबरों में ये आती रहती है कि छोटे छोटे प्लांट से कार्बन मोनोऑक्साइड लीक होने से भी लोगों की मृत्यु होती है। रशिया के अभी अगर आपको ध्यान हो, एक होटल जी। में भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने से 11-12 भारतीयों की मौत हो गई थी विदेश में। तो इन गैस को हैंडल करने के लिए कितना आवश्यक होता है कि अ, हम इसको सही तरह से समझें? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पंकज जी ये भी बिल्कुल बहुत ही जायज़ सवाल है आपका। जो आजकल जो वातावरण है और स्पेशली आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में नॉर्थ इंडिया में जो बर्निंग होती है, मतलब उसको राजनीति से बिल्कुल अलग हट के एक जी जी जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर हम देखें, क्रॉप जितना बर्निंग भी जो होती है, स्टबल क्रॉप बर्निंग होती है, जी। उसमें वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होती। और जब अच्छा। कंप्लीट बर्निंग नहीं होती तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसके साथ भी उसका एमिशन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी ये जी बहुत ज़्यादा जी। खतरनाक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक टाइप से अनबर्न्ड जो आपका मटेरियल है, वो अनबर्न्ड है, मतलब सेमी बर्न्ड है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है और जो हवा में जाने के बाद में मतलब जो एयर क्वालिटी है उसको रिड्यूस करती है और जी। जो एयर क्वालिटी वो टॉक्सिक एयर की कैटेगरी में आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस के ढाका, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि ये मामला धन्यवाद। जितना आसान या फिर जैसा राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, वैसी स्थिति एक अलग परिदृश्य में देखी जा सकती है। लेकिन जब बात आती है इसके डिकम्पोजिशन की, इसके डिस्पोजल की, जो ये रासायनिक वेस्ट है जो भोपाल में आज 40 साल से पड़ा हुआ था यूनियन कार्बाइड की उस फैक्ट्री में, उसे वहां से निकालना कितना जरूरी था और क्या कारण है कि पीतमपुर में, जो कि इंदौर के पास पड़ता है, वहां पर धार के पास, वहां क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि, तो वहां पर जाकर उसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ढाका। धन्यवाद। और हम भी थैंक अपने यू। दर्शकों से विदा लेंगे इसी वादे के साथ कि वन इंडिया पर आपको 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कई वीडियोस देखने को मिलेंगे अभी से आने वाले कुछ दिनों तक। यह हम इसलिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर भोपाल गैस के रसायन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जापान इज डीलिंग विथ इट, रशिया इज डीलिंग विथ इट, एंड टिल डेट साउथ अफ्रीका फॉर दैट मैटर इज डीलिंग विथ इट. When it comes to nuclear waste, when it comes to chemical waste, the disposal is very important, and so much so public support is something that guides the way, that leads the way. So for all the political parties, for all the netas and for all the authorities, it is very important that they keep public informed, educated, and also in sync with what is happening. Thank you so much for watching this broadcast.